Okay. Hello and welcome on day 5 of B.Ed Workshop 1. I welcome all the participants in this session. Though this session is basically for science learners, so the students who are having a pedagogy subject science, in this session, the students who are having a pedagogy subject science, they will be directly benefited with this session. However, other students may also can get an idea that how to develop a lesson plan based on 5E approach. 2 days back, we have discussed about what 5E's are. हमने बात की थी कि 5E क्या होते हैं, इंगेज स्टूडेंट्स को कैसे करते हैं, एक्सप्लोर में उनके साथ क्या किया जाता है, एक्सप्लेन फेज क्या होती है, एलैबोरेट फेज में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज 5 phases. एंड इफ यू रिकॉल, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट यूनिट प्लानिंग, जब हम यूनिट प्लान की बात कर रहे थे तब हमने यूनिट प्लान कैसे बनाना है, यूनिट प्लान के क्या स्टेप्स होते हैं, हम कैसे एक कंसेप्ट मैप को यूज करते हैं एज यूनिट प्लान, ये सारी चर्चा भी आप सभी के साथ हमने की थी. और अगर आपको याद होगा, इफ यू रिकॉल, तो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट यूनिट प्लानिंग, आई हैव शोन यू अ यूनिट प्लान and I told you that your lesson plans should be based on your unit plan. तो आज हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे. जब हमें लेसन प्लानिंग करनी होती है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन चूंकि मैं आज साइंस के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं तो मेरा एग्जाम्पल साइंस से रहेगा. इसके बाद वाले सेशन में जो एक्सपर्ट आएंगे वो सोशल साइंस के प्लान की बात करेंगे. तो जब हम साइंस का लेसन प्लान बना रहे होते हैं तब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सबसे पहले एक यूनिट प्लान बनाते हैं. जब हम वो यूनिट प्लान बना लेते हैं तो उस यूनिट प्लान का जो कंसेप्ट मैप होता है उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हम डिफरेंट लेसन्स में इस यूनिट के कितने पोर्शन को, किन कंसेप्ट, सब कंसेप्ट्स को डील करेंगे. याद करिए, ये वही कंसेप्ट मैप है जो मैंने उस दिन जब यूनिट प्लान डिस्कस कर रहा था तब यूज किया था. और तब मैंने आपको बताया था कि एक दिन हम एटॉमिक मॉडल पर एक प्लान बना सकते हैं, एक प्लान हम मास नंबर, आइसोबार, आइसोटोप, एटॉमिक नंबर पर बना सकते हैं, एक प्लान हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर बना सकते हैं, और एक प्लान हम इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी, इस सब पर बना सकते हैं. और हमने ये सीक्वेंस भी उस दिन तय किया था कि हम पहला प्लान सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बनाएंगे, दूसरा प्लान एटॉमिक मॉडल्स पर बनाएंगे, तीसरा प्लान बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट शेल्स पर बनाएंगे, और चौथा प्लान एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार्स पर बनाएंगे. एंड यू रिकॉल दैट वी हैव टेकन वन पोर्शन ऑफ दिस कंसेप्ट मैप टू कन्वर्ट इनटू अ लेसन. तो हमने भी उसी कंसेप्ट मैप से, कि अगर मैं किसी दूसरे टॉपिक को लेता तो फिर वो लिंकेज हमें डेवलप करने में और आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती. तो जो भी आपने कंसेप्ट मैप बनाया है जिस भी यूनिट प्लान का, उसी का एक हिस्सा लेकर के हम लेसन प्लान बनाते हैं. तो आज मैं इसी एग्जांपल के साथ लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, आई विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस ऑफ 5E बेस्ड लेसन प्लान डेवलपमेंट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. As you know that in the unit plan we have already developed one page chart, a summary of our lesson. कि हमारे लेसन में क्या कंसेप्ट, सब कंसेप्ट्स होंगे, क्या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स लेसन का होगा, किस तरह की एक्टिविटीज या स्ट्रैटेजीज हम अपनाएंगे, किस तरह के लर्निंग रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, क्या हमारी असेसमेंट स्ट्रैटेजी होगी. ब्रीफ में, इन ब्रीफ वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड ड्यूरिंग द यूनिट प्लान, सो वी हैव अ idea that how our lesson will go.
You use this chart and you elaborate it while developing a lesson plan. So in this way you can connect your unit with your lesson plan. आपको इस वर्कशॉप में भी अगर 2-3 लेसन प्लान बनाने हैं तो मेरा सजेशन है कि उसी यूनिट प्लान से आप बनाएं जो यूनिट प्लान आपने बनाया है, एंड यू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेम यूनिट प्लान, राइट? देन what is the first step of lesson plan development? You have your concept map in front of you. You have the lesson plan chart, the brief chart of your unit plan in front of you. उन दोनों को इस्तेमाल करके और आपका जो टेक्स्ट है, जो बुक आप यूज कर रहे हैं अपने लेसन प्लानिंग में, उसको यूज करके the first thing you need to identify the concepts and sub concepts which you will deal in this lesson. आज के पाठ में हम कौन से कंसेप्ट्स और कौन से सब कंसेप्ट्स को डील करेंगे। जैसे इस लेसन प्लान में हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार, ये 4 ऐसे कंसेप्ट्स और सब कंसेप्ट्स हैं जिनकी बात हम अपने लेसन प्लान में करने वाले हैं। सो द फर्स्ट स्टेप आफ्टर टेकिंग आउट द आइडिया फ्रॉम योर यूनिट प्लान इज टू आइडेंटिफाई द मेन कंसेप्ट्स एंड सब कंसेप्ट्स ऑफ योर लेसन। अगर आप ये करेंगे तब आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। नाउ यू नो दैट हाउ मेनी कंसेप्ट्स और सब कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू डील, एंड व्हेन यू गो थ्रू द टेक्स्ट, जो आपकी किताब में मटेरियल इसके बारे में दिया है, जो टेक्स्ट चैप्टर में दिया है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि मैं जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहा हूं, अगर मैं 9th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहा हूं, मैं 11th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहा हूं, या मैं 7th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहा हूं, तो कंटेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे को मैं किस लेवल पर चीजें एक्सप्लेन करनी है, हमें ये कंसेप्ट्स किस लेवल तक, किस स्तर तक बच्चों को एक्सप्लेन करने हैं। सो यू ऑल्सो नो दैट विच कंसेप्ट यू नीड टू फोकस मोर, विच कंसेप्ट यू नीड टू फोकस लेस, विच कंसेप्ट यू नीड मोर इलैबोरेशन। There may be the concept where you may not require more elaboration, right? So all these things will help you to frame your learning outcomes. जब मैं आपको 5E अप्रोच बता रहा था तब मैंने आपको बताया था, I have already discussed in details that for making a very good lesson plan, you need to develop good learning outcomes. If you are not able to do that, your lesson plan may suffer. So make your lesson plan more effective. The next step is framing expected learning outcomes. अब मैं इस लेसन की अगर बात करूं तो इस लेसन में हमारे 4 कंसेप्ट्स हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार। ये 4 कंसेप्ट पर हम लेसन प्लान बना रहे हैं। एटॉमिक नंबर एज ए टीचर आप पहले से जानते हैं, हैज इट्स रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। स्टूडेंट्स जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके नंबर से कनेक्टेड है, उनके नंबर से लिंक्ड है, उनके नंबर पर बेस्ड है, राइट? तो हम क्या करेंगे? द फर्स्ट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम यू सी, लर्नर्स आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटॉमिक नंबर और सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच क्या रिलेशनशिप होती है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने लर्निंग आउटकम्स फ्रेम करें तो ये भी ध्यान रखें कि किस तरह का लर्निंग आउटकम हमें रखना है। व्हाई दिस लर्निंग आउटकम हैज बीन फ्रेम्ड? बिकॉज यू नो दैट इन अ न्यूट्रल एटम, बिकॉज एटम इज न्यूट्रल मोस्टली, इट इज नॉट एन आयन until or unless, in a neutral atom generally the number of electrons and number of protons are same. So many times a student develop a misconception that atomic number is equal to number of electrons, but we know it is not correct, and we will justify this concept in this lesson. That's why we put this learning outcome here, that learners identify relationship between atomic number and subatomic particle. तो आपको अपने concept जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें क्या पढ़ाना है और वो किस लेवल पर पढ़ाना है, उसमें किस तरह की चीजें स्टूडेंट्स कर पाएं। अगर हम खाली इस ऑब्जेक्टिव को इस तरह से लिख देते थे, लर्नर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और लर्नर्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म नहीं था, आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म है। सेकेंड देखिए, लर्नर्स डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. Atomic number and mass number are two concepts related to the
नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, हाउ दीज नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाउ वन कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons based on these two informations, or based on the informations of protons and neutrons in a nucleus, how one can calculate atomic number and mass number, why the mass of electron is not that much significant while calculating the mass number or the mass of an electron, mass of an atom। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये बताना होगा बच्चों को कि इन दोनों में क्या अंतर है। So if our students are able to differentiate between atomic number and mass number after completion of my lesson, then it is one of the learning outcome. Then the another two concepts are isotopes and isobars. Now, we all know that there is a significant relationship between mass number and isobar, and before that, isotope is a concept which we may feel that students should define properly what isotopes are. So one expected learning outcome is learners define isotopes. Learners explain the relationship between mass number and isobars, and learners cite examples of application of isotope in real life. So if you see these learning outcomes, I have framed 5 learning outcomes. My main topics are 4, but I put one extra. Remember, in a good lesson plan, your each main teaching point or your each concept should have one associated learning outcome. So if you are going to deal with 3 or 4 or 5 concepts in a lesson plan in one lesson, please frame at least one relevant learning outcome for each lesson, for each concept, for each sub-concept, right? So in a lesson plan, the number of expected learning outcomes can be many, but not too many. If there are 4 or 5 concepts, you cannot go for 10, 15 or 20 learning outcomes. No, don't go for that. Try to find out the most appropriate learning outcome related to the concept or sub-concept which you are going to deal in the lesson. लेसन में जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ कम से कम एक सबसे प्रभावी मोस्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम क्या हो सकता है, दिस यू नीड टू थिंक वाइल यू आर फ्रेमिंग लर्निंग आउटकम। तो आपने लर्निंग आउटकम आइडेंटिफाई कर लिए, आपको अपने कंसेप्ट्स पता है, फिर आप अपने मटेरियल या रिसोर्सेस की बात करते हैं कि मुझे अपने इस लेसन में किन किन मटेरियल्स की, किन किन रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। पूरे लेसन में हम लोग 4 कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। इन 4 कंसेप्ट में एटॉमिक नंबर टेबल की जरूरत पड़ेगी, कुछ फ्लैश कार्ड्स की जरूरत पड़ सकती है जहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के रिप्रेजेंटेशंस दिखाए गए हों। हो सकता है कुछ ऐसे आइसोटोप्स के इस्तेमाल के यूसेस के आपको पिक्चर्स मिल जाएं, जैसे रॉक्स की एज के डिटर्मिनेशन में यूरेनियम 235 यूज होता है, कार्बन डेटिंग जिससे हम पुराने फॉसल्स और पुराने प्लांट्स उनकी एज डिटेक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई पिक्चर मिल जाए, कोई स्टोरी मिल जाए। रेडियोथेरेपी से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जैसे कोबाल्ट 60 कहाँ यूज़ होता है, बिस्मथ 213 कहाँ यूज़ होता है, आयोडीन ग्वाइटर के लिए यूज़ होता है, 125 कहाँ यूज़ होता है। So I think it has been stopped. Let me see what happened. Rajesh ji, okay, so now the live is back. Sorry for the interruption, there was some mistake. So I think now live is on, so let us resume our discussion. Sorry for the confusion which was there due to some technical difficulties. Okay.
ओके, तो मैं बात कर रहा था कि द नेक्स्ट थिंग विच यू रिक्वायर इज द मटीरियल। हमें कौन कौन से मटीरियल्स की जरूरत पड़ेगी, किस किस तरह के रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। दिस ऑल्सो बी प्लान कीपिंग इन माइंड द कंसेप्ट्स और सब कंसेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू डील, राइट, and how these resources will be used in which phase, what kind of resource we require for engage phase, what kind of resource we require for explain phase, what kind of resource we require for elaborate phase, what kind of resource we require for all different phases. So this is also a point which we should keep in mind. Now let us move to the plan. First phase, engage. अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स को इसी लेसन प्लान में इंगेज करना है तो कैसे इंगेज करूंगा। याद करिए जब मैंने इंगेज के बारे में बताया था, देन आई टोल्ड यू दैट इन इंगेज फेज वी बेसिकली इन्वॉल्व आवर लर्नर्स। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी ट्राई टू डेवलप सर्टेन एक्टिविटीज, which are required for our learners to engage them in the concept. तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम उनको कोई वीडियो दिखाकर उस पर डिस्कशन के लिए कह सकते हैं। हम उनको एक चार्ट दे सकते हैं जिसमें हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ एलिमेंट्स के नाम दे दें और उनको कहें कि इन एलिमेंट्स में आप देखिए कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, लेट देम फिल, बिकॉज दे नो दिस कॉन्सेप्ट, दे नो द एटॉमिक स्ट्रक्चर, दे नो द वैलेंसी, ऑल दीज थिंग्स दे हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट। हम उनको कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें उनको हम एलिमेंट का नाम बता दें और उन्हें एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने को दे दें कि आप इसमें प्लान करिए, इसको ड्रॉ करिए कि इसकी किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। जब हम इस तरह से अपने लर्नर्स को इंगेज करेंगे, हम ये भी अपॉर्चुनिटी अपने लर्नर्स को दे सकते हैं कि यदि उन्हें इसके बारे में पहले से कुछ पता है, इफ दे नो समथिंग अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दे शुड शेयर विद देयर peers. We may give them certain flashcards, we can show them certain videos, we can have flashcards of atomic structure of certain isotopes like isotopes of hydrogen, carbon, chlorine, and we may ask them to find out the similarities between them. Then at last of this phase, in engage phase, let every group or individual who are engaged in the activity, they may be asked to share their observations. तो हमने जो भी मटेरियल यूज किया, हमने उनसे सवाल नहीं पूछे। दिस इज नॉट अ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आंसर फेज। वी हैव गिवन देम फ्लैश कार्ड्स, वी हैव गिवन देम पिक्चर्स, वी हैव गिवन देम टेबल्स, वी हैव showed them videos. So whatever, now I have suggested here 4-5 things. It doesn't mean that all these 4-5 things will be in your lesson plan. You decide based on the resources available at your hand that which you are going to use, and you put only that I am going to use this in this way. I am going to use a table, either I am going to use flashcards or I am going to use both things. I am going to ask them to draw the atomic structures. So what activity you have planned, but the objective is that in engage phase, learners should be engaged in teaching learning by involving them actively. Sorry. That is possible only when we involve them through different type of variety of activities, and here you can introduce your topic at the end of this engage phase. Then comes the explore phase. Now because there are 4 sub-concepts or concepts, so you cannot create an explore phase for all concepts all together. You first think the explore phase for first topic. For example, it is a top atomic number. You have already given a table in the engage phase to the learners where elements, their protons, electrons and neutrons are there. Now you divide the class into some groups. This is just a suggestion. If I am making a plan, I will do like this, that I will divide my class in some groups. I will give the same table to the learners which they have used in engage phase, and I will ask them to discuss that why are the numbers of protons and electrons same in most of the elements.
They may discuss, they may raise a question that if number of electrons will change, what will happen? You need to give them opportunity basically to link the concept of valency here with the change in number of electrons, because they have already studied about valency in previous class. So the knowledge which they already have, they basically link it with the coming concepts in the explore phase themselves. Let them discuss, let them present that why number of protons are used to define atomic number. Right? Similarly, when you move from this to the explain phase, here you can ask learners to develop a definition of atomic number on the basis of their observation and their discussion. You may introduce the symbol like symbol Z as a standard symbol to denote the atomic number. If required, you may present the correct definition and explain it with different examples if required. So in explain phase, generally teachers are more active as compared to other phases in terms of direct intervention. So you can give direct intervention when you are introducing a particular symbol, when you are formulating a formal definition of the concept which students have already framed on the basis of their observation. So you can introduce the definition that atomic number of an element is the total number of protons present in the nucleus of an atom of that element. In this way, you can complete this concept. Similarly, if you want to introduce the concept of mass number, this is another concept. Again, you need to repeat the process of explore and explain for this concept. Let the learners explore that mass number of an atom is the number of protons and neutrons. In explain phase of this topic, you may introduce the term nucleon. You can ask learners to define nucleon based on their observation and understanding. Here you can even give them a small exercise to calculate the atomic number and mass number of some elements as a break activity for 2-3 minutes, because you are already introducing two concepts, so it's better not to rush for all the concepts. Have a break of 2-3 minutes, give them a small exercise, let them calculate. It is also kind of engagement and exploration, right? Then comes the elaborate phase. Now, because for this, the atomic number and mass number, both concepts are required, so that's why I put elaborate phases here. Here you can give the learners the opportunity to make the correct representation of elements. You can show them the format where how the symbol of element is mentioned, where the mass number is to be mentioned, where the atomic number is to be mentioned. Or you can reverse the activity also. You can give some examples of elements where mass number and atomic numbers are mentioned correctly in the correct format, and you can ask them to find out the number of neutrons, number of electrons, number of protons. So such kind of exercise and activities may be used even in elaborate phase. Again, then we move to the next concept, like here we are moving for the isotopes. As the concept of atomic number and mass number have been introduced, now it is time to move to the another concept that is called isotope. So the flashcard or video which you have used the engage phase, recall that you can use again in this phase. You may give an opportunity to your learners to find out the similarities in the elements shows in the flashcard. Also, the concepts like atomic number and mass number, how they are common in the examples shown by you. For example, if you are giving the 3 flashcards having 3 examples of hydrogen isotopes, protium, deuterium and tritium. These are 3 common isotopes of hydrogen, you know. You can show them the images, then let them explore that what are the similarities in these 3 and what are the differences in these 3. Which is same, whether atomic number is same or mass number is same, which is changing. And here you can give them opportunity to explore more examples. It's not like only you will show the examples, you can also give them opportunity to explore other examples and find out the similarities and differences there. And when they explore the concept of atomic number, because they have already seen the examples of the isotope, so they can draw the conclusion in explain phase, and here you can explain the definition of isotope.
that isotopes of the atoms are the same element having the same atomic number but different mass number. Here even you can introduce the concept of elements like chlorine, like bromine, where isotopes occurs in natural form in a mixture. Like if you see chlorine, both the isotopes of chlorine occur in both the forms of isotopes of chlorine are found in nature in a ratio of 3:1. So that's why the mass number of chlorine sometimes comes in decimals, right? Then you need to give them opportunity to explore the applications of isotopes in real world, at the ground, in different areas, like what are the uses and applications of isotopes in medical sciences, in agriculture, in food processing, in fixing the age of rocks or old living entities. So this is the elaborate phase, means the application of the concept they will find here, right? Similarly, when you are introducing the concept of isobar, again you need to repeat the process of explore and explain for the concept of isobar. Let learners explore the total number of electrons, the total number of nucleon is same in isobaric pair of elements. During explain phase, you may introduce the definition of isobar, like isobars are the elements having atoms with different atomic number but with the same mass number. So how will you introduce it? You will introduce on the basis of the activities and exposure to the learners by giving them different flashcards, charts, models, anything you can use which you want to use and which is available at you. Now how will you evaluate? Though some evaluation will go on within the elaborate phase also, like I have asked you that you can give some numerical activities, but that assessment is not for completion. That assessment is basically for what? That assessment is basically for learning, to support. But what they have learned, assessment of learning is also important. So in the evaluate phase, formally, you can ask them to work on a worksheet. So you can give them a worksheet which are having some items for calculating the atomic number or mass number or average atomic masses of the elements in the mixture of isotope, like I have given you the example of chlorine and bromine. You may ask learners to differentiate between atomic number and mass number, to differentiate between isotopes and isobars, because it is linked with your learning outcome which you have framed in the starting of your lesson. You can assign a project also, a small project, 1 day, 2 day project, that let learner go home, let them find out what are the different uses of various radioisotopes in medical science or in food processing or in agriculture, and let them collect the information, presented in form of article, presented in form of a collection of the pictures or collage. You can have variety of tools to assess and to support their construction of knowledge about these concepts. So in this way, you can easily develop your plan, slowly move, but again I am repeating few important things. You should be very clear what are your concepts and subconcepts. You should be very clear what are your learning outcomes. You should be very clear that in which phase, what kind of resource I will use, what kind of activity I will design, because in a constructivist lesson plan, the key is active learner and construction of knowledge by the learner. So avoid your excess intervention in terms of knowledge providing. Don't provide extra knowledge. Let learners generate their knowledge. Let learners explore more. Let they find the application of the concepts which you have explained in the elaborate phase, and you evaluate keeping in mind your learning outcomes. Then your lesson plan will be a successful lesson plan. So in today's session, actually I tried to give you a brief idea that how you can develop a lesson plan in science. I have taken the example of one topic. It's not like that you follow the same pattern, because it all depends upon the nature of the learner and the topic on which you are developing your plan. So this
discussion may help you that how you will plan different phases. It is easy to find the concepts by using the textbook. You may find it easy even to frame the learning outcomes. But how will you go ahead in 5 E's? What will come in engage? What activity will come in explain? What you will put in explore? What you will put in elaborate? How will you evaluate? All these things should be very clear. You prepare a tabulated form. Keep all these informations in that. If you are using any picture, put picture in there. If you are using any table, put table there. So it should be a very good, very effective demonstration of your plan. I hope that my discussion on this topic will help you to develop a plan in your subject, in your topic which you have decided. So now what you need to do with the help of your resource persons at your study center, you will go through your concept map again which you have framed in your subject. Then you will identify and develop the lesson. So with this, this session is coming to an end, and after a short break, my other expert will join and he will demonstrate a lesson plan for social science learners. So the students who are from social science background are expected to join that session, and the students who are from science and they are not having social science as a pedagogy subject, they should utilize that time to plan that how they will develop their lesson plan and work on that. Thank you very much.